क्लास में सभी का स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम सीधे एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। आज पश्चिमी दर्शन की सबसे महान कृतियों में से एक प्लेटो की रिपब्लिक का विश्लेषण होगा। एक प्रोफेसर के नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ कोई पुरानी किताब नहीं है, ये लिटरली एक मास्टरपीस है। ये एक इंसान की आत्मा की अंदरूनी व्यवस्था को एक नगर की बाहरी राजनीतिक व्यवस्था के साथ बड़ी ही खूबसूरती से जोड़ती है। आज का सिलेबस कुछ इस तरह है। पहले न्याय की चुनौती, फिर वृहद नगर का निर्माण, शिक्षा, धातुओं का मिथक, आमूलचूल परिवर्तन की 3 लहरें और आखिर में एक एग्जाम स्टडी गाइड। चलिए सीधे शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, न्याय की चुनौती, जहां ग्लॉकन और एडमेंटस के उग्र तर्कों का सामना होता है। रिपब्लिक की शुरुआत में ही सुकरात का सामना ग्लॉकन और एडिमेंटस से होता है, जो असल जिंदगी में प्लेटो के अपने ही भाई थे। वे सुकरात को एक सीधी चुनौती देते हैं। उन्हें साबित करना होगा कि न्याय अपने आप में एक अच्छी चीज है, सिर्फ किसी फायदे के लिए नहीं। इसे समझाने के लिए ग्लॉकन रिंग ऑफ गाइजेस का एक बहुत ही मशहूर मिथक सुनाते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक चरवाहा जमीन के नीचे जाता है, उसे एक कांसे का खोखला घोड़ा मिलता है और उसके अंदर एक अंगूठी। ये अंगूठी पहनते ही वो इंसान गायब हो सकता है। ये बेहिसाब ताकत पाते ही वो चरवाहा राजा की हत्या कर देता है, रानी के साथ व्यभिचार करता है और पूरी राजनीतिक व्यवस्था को तहस नहस कर देता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर पकड़े जाने का कोई डर ही ना हो तो क्या एक अच्छा इंसान भी अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाएगा? और यहीं पर एडिमेंटस इस तर्क को और भी मुश्किल बना देते हैं। उनका कहना है कि एक अन्यायी व्यक्ति जो सिर्फ न्यायप्रिय दिखने का नाटक करता है, उसे दुनिया के सारे मजे मिलते हैं, प्रतिष्ठा, ताकत, और वो अपने पैसे से देवताओं को भी रिश्वत दे सकता है। ये सोफिस्टों का तर्क था, जहां सिर्फ दिखावा या अपीयरेंस ही सब कुछ है। इसके बिल्कुल विपरीत सुकरात रियलिटी और आंतरिक सत्य पर जोर देते हैं। सुकरात के सामने ये एक सच में बहुत बड़ी दार्शनिक रुकावट थी। क्या वास्तव में न्यायप्रिय होना सिर्फ न्यायप्रिय दिखने से बेहतर है? दूसरा हिस्सा, वृहद नगर का निर्माण, नगर आत्मा का विशाल रूप। अब देखिए, किसी एक अकेले इंसान के अंदर न्याय को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए सुकरात एक बहुत ही चतुर तरीका निकालते हैं। वे एक बातों का नगर बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। आइडिया ये था कि जो गुण एक व्यक्ति में होते हैं, वे ही गुण एक नगर में बड़े पैमाने पर साफ साफ दिख जाएंगे। ये नगर 3 चरणों में बनता है। पहला, एक साधारण नगर, जहां सिर्फ बेसिक जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन ग्लॉकन को लग्जरी चाहिए, और जैसे ही लग्जरी आती है, नगर ज्वरग्रस्त या बीमार हो जाता है। अब ज्यादा जमीन और रिसोर्सेज चाहिए, जिसका सीधा नतीजा है युद्ध। और इस ज्वर को दूर करने के लिए आत्मा के एक पॉलिटिकल डॉक्टर या दार्शनिक राजा की जरूरत पड़ती है, जो इस नगर को शुद्ध कर सके। तीसरा हिस्सा, शिक्षा और आत्मा, दार्शनिक कुत्तों का प्रशिक्षण। अब इस शुद्ध नगर की रक्षा के लिए संरक्षकों या गार्डियंस की जरूरत पड़ेगी। सुकरात इनकी तुलना दार्शनिक कुत्तों से करते हैं, जो अपने परिचितों से प्यार करें और अजनबियों के खिलाफ उग्र हों, ताकि बाहरी बदलावों को रोका जा सके। लेकिन इन रक्षकों को ट्रेन कैसे किया जाए? इसके लिए प्लेटो एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं। होमर की कविताओं पर सेंसरशिप। होमर के पुराने नायक जैसे एक्लीज क्रोध और शारीरिक हिंसा से प्रेरित थे। प्लेटो इस पुरानी छवि को हटाकर एक नया सुकराती नायक लाना चाहते थे, जो ज्ञान, तर्क और नैतिक सत्य से प्रेरित हों। ज्ञान और तर्क को शारीरिक क्रूरता से ऊपर रखा जा रहा था। इन रक्षकों की आत्मा को आकार देने के लिए सही शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिम्नास्टिक्स और संगीत। जिम्नास्टिक्स शरीर को मजबूत और फिट बनाता है, और संगीत यानी कला और कविता आत्मा में सामंजस्य और कोमलता लाती है। शरीर और मन की यह एकता प्राचीन यूनान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एक संतुलित नागरिक वही है जिसका शरीर और मन दोनों की सख्त ट्रेनिंग हुई हो। चौथा हिस्सा, धातुओं का मिथक, महान झूठ और सामाजिक पदानुक्रम। अब इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्लेटो एक महान झूठ या नोबल लाई का विचार देते हैं। नागरिकों को ये कहानी बताई जाती है कि वे सब पृथ्वी से पैदा हुए हैं, और जन्म के समय भगवान ने उनकी आत्माओं में अलग अलग धातुएं मिला दी थीं। ये विचार हमारी आज की खुली लोकतांत्रिक गतिशीलता और व्यक्तिगत अधिकारों के बिल्कुल खिलाफ है। इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये मॉडर्न राजनीतिक दुष्प्रचार या प्रोपेगेंडा जैसा लग सकता है, लेकिन प्लेटो के लिए ये समाज को एकजुट रखने और व्यक्तिगत उद्देश्य को नगर के काम से जोड़ने का एक बेहद जरूरी टूल था। चलिए
इस पदानुक्रम या हिरार्की को समझते हैं। सोने की आत्मा वाले लोग दार्शनिक राजा बनते हैं, जो बुद्धिमत्ता का प्रतीक हैं। चांदी वाले योद्धा या रक्षक बनते हैं, जिनमें साहस होता है। और कांसे वाले किसान या शिल्पकार बनते हैं, जो संयम के साथ काम करते हैं। प्लेटो के मुताबिक न्याय यही है, जब ये तीनों वर्ग एक दूसरे के काम में दखल दिए बिना अपना अपना काम पूरी तरह से सामंजस्य में करें। ये दिलचस्प है कि आज के आधुनिक समाज में धन वितरण और यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर जो बहसें होती हैं, ये उसी का एक प्राचीन रूप है, जहां हर वर्ग की एक तय भूमिका होती है। 5वां हिस्सा, आमूलचूल परिवर्तन की 3 लहरें। तर्कों का ज्वार। 5वें अध्याय की शुरुआत में ही एडमेंटस मजे लेते हुए सुकरात को एक तरह से गिरफ्तार कर लेते हैं। उनकी मांग थी कि शासक वर्ग की इन अजीबोगरीब सामाजिक परिस्थितियों को अच्छे से समझाया जाए। यहाँ सुकरात 3 विशाल लहरों का जिक्र करते हैं, जो पारंपरिक यूनानी सोच को पूरी तरह से नष्ट कर देंगी। ये लहरें हैं नारीवाद, साम्यवाद और दार्शनिक राजा। पहली लहर नारीवाद। प्राचीन यूनान के हिसाब से ये एक बहुत ही चौंकाने वाला स्टैंड था। प्लेटो कहते हैं कि शरीर तो बस एक संयोग है, असली चीज है आपकी बुद्धि। और चूंकि महिलाओं के पास भी पुरुषों के समान ही तर्क और ज्ञान की क्षमता होती है, इसलिए लिंग के बजाय बुद्धि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्हें बिल्कुल समान शिक्षा और समाज में समान भूमिकाएं मिलनी चाहिए। दूसरी लहर है साम्यवाद। शासक या एलीट वर्ग के लिए निजी संपत्ति और परिवार रखना पूरी तरह बैन कर दिया गया। इसका मकसद शासकों को तपस्वी बनाना था, ताकि वे भ्रष्ट ना हों। ये आज के वेल्थ टैक्स या धन पुनर्वितरण की बहसों से काफी मिलता जुलता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि शासकों के पास जमा करने के लिए कुछ ना हो, ताकि सार्वजनिक और निजी हितों के बीच का टकराव पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब यह सवाल उठ सकता है कि बिना संपत्ति या परिवार के ये शासक खुश कैसे रहेंगे? प्लेटो का जवाब बहुत ही स्पष्ट है। नगर एक जैविक इकाई है। इस शासन का मकसद किसी एक छोटे ग्रुप की भलाई नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई है। व्यक्तिगत इच्छाएं सामूहिक राजनीतिक स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हैं। नगर की पूरी व्यवस्था को बचाए रखने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दरकिनार कर दिया जाता है। तीसरी लहर दार्शनिक राजा। एक नेता में विशेष योग्यताएं होनी चाहिए। उसे सत्य और ज्ञान का प्रेमी होना चाहिए। हालांकि यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। प्लेटो खुद यह मानते हैं कि भौतिक दुनिया में सिद्धांत और व्यवहार के बीच अक्सर एक गहरी खाई होती है। यह पूरी तरह से आदर्श नगर वास्तव में स्पेस और टाइम की इस दुनिया में कभी भी हकीकत नहीं बन सकता, क्योंकि मानवीय दुनिया खामियों से भरी है। छठा हिस्सा, प्लेटो परीक्षा अध्ययन मार्गदर्शिका। याद रखिए, नगर आत्मा का ही एक विशाल रूप है। कला और जिम्नास्टिक्स से मिली शिक्षा एक संतुलित नागरिक बनाती है। न्याय क्या है? बुद्धिमत्ता, साहस और संयम का परफेक्ट सामंजस्य। व्यक्तिगत इच्छाएं सामूहिक राजनीतिक स्थिरता को नष्ट करती हैं। और सबसे अहम बात, ये आदर्श नगर असल में हमारी त्रुटिपूर्ण भौतिक दुनिया की एक सैद्धांतिक आलोचना मात्र है। चलिए आज के इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर प्लेटो का ये पूरी तरह से न्यायपूर्ण नगर हकीकत में साकार हो ही नहीं सकता, तो ये हमारी भौतिक दुनिया की मूलभूत खामियों के बारे में क्या उजागर करता है? क्या हम हमेशा संपत्ति, सामाजिक गतिशीलता और धन पुनर्वितरण जैसी बहसों में ही उलझे रहेंगे? प्लेटो ने शायद सारे जवाब ना दिए हों, लेकिन उन्होंने सही सवाल पूछना जरूर सिखा दिया है। इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें और विचार करते रहें।